हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा में। अपन पढ़ रहे थे साथियों एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिसर का पार्ट बी, और आज अपनी लगभग जो है 33 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये 34वीं क्लास रहेगी और डिजीज का टॉपिक है, बड़े हैं तो इसे लगभग ये मान के चलिए आप 5-6 पार्ट इसके होंगे। जीवाणु जनित अपन ने कंप्लीट डिजीज पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे साथियों विषाणु जनित, जो अपन ने कल स्टार्ट की थी। कुछ कल पढ़ी थी, 3 लगभग हैं जो अभी बाकी हैं, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। रोग और जो बीमारी है उसका जो रोकथाम है, इसका प्रश्न अगर बनेगा तो अपने क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये आप निश्चिंत रह सकते हैं। और ये ऑथेंटिक बुक से ही मैंने लिया है। अगर बाय द वे अगर प्रश्न इसमें से बनता है उसे दूसरा भी ऑप्शन वो मान लेता है तो अपन जो है इसमें रीट लगा सकते हैं विथ प्रूफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए विषाणु जनित जो रोग है उसकी ट्रिक आपको पता ही है। चेक माता रानी जी एफएमडी कहाँ है, देखी थी आपने कल के वीडियो में, वैसे वापस बता देते हैं। देखिए क्या ट्रिक थी उसकी। चेक माता रानी जी एफएमडी कहाँ है, तो इजी ट्रिक है बिल्कुल। और जीवाणु जनित जो बीमारी थी उनकी भी एक ट्रिक थी कि एंथ्रेक्स की फड़ गलत है, इजी थी वो भी, ये भी इजी है। चेक से चेचक, माता से माता पशु प्लेग, ठीक है। रानी से रानीखेत, ये अपन आज पढ़ेंगे रानीखेत, इंपॉर्टेंट है ये। जी से गंबोरा, जो डब्ल्यू का जो एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर 2018 में, उसमें ये प्रश्न ऐसा का ऐसा बना था कि गंबोरा जो है गंबोरा है, ठीक है। तो गंबोरा जो बीमारी है ये होती है, और ऑप्शन में था जीवाणु विषाणु प्रोटोजा, इस प्रकार से, ठीक है। गंबोरा ये ऐसा ही आया था, बिल्कुल इजी प्रश्न ये आया था। एफएमडी खुर पका मुंह पका, फूट, और एम से माउथ, खुर पका मुंह पका, तो इस प्रकार से याद। इसमें एक डिजीज है जो विषाणु जनित है लेकिन इसमें नहीं दे रखी है, जो वायरस से होती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो है इसकी महामारी जो है इसे घोषित लगभग किया जा चुका है। वो थी साथियों अपनी लंपी। ये इसमें नहीं दे रखी थी, बुक में भी शायद नहीं है ये, लेकिन अपन यहां पे इसे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी रिसेंटली फैली थी 1 साल पहले, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। लंपी LSD भी बोलते हैं इसे, ठीक है, लंपी स्किन डिजीज, त्वचा में होता है इसलिए LSD ही बोलते हैं इसे, LSD, ये अपन पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए विषाणु जनित और वायरस जनित रोग अपन पढ़ रहे थे, 2 अपन ने पढ़ लिए थे। आज है साथियों अपना रानीखेत। अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली थी, अपन ने एक पशु प्लेग पढ़ लिया था और एक खुरपका मुंह पका पढ़ा था। पशु प्लेग भी इंपॉर्टेंट है, खुरपका मुंह पका भी इंपॉर्टेंट है। और आज है रानीखेत। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि ये सर्वाधिक होती है मुर्गियों में। किसमें होती है, मुर्गियों में। मुर्गियों में तो मुर्गी एक पक्षी, और पक्षियों में भी ये होती है। किसमें होती है, पक्षी में। तो पक्षियों में होने वाली बीमारी कौन सी है, तो रानीखेत। और मुर्गियों में होने वाली कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो रानीखेत। रानीखेत जो बीमारी है ये मुर्गियों में सर्वाधिक होने वाली बीमारी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। इसके अलावा देखिए इसका अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम है साथियों न्यू कैसल रोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे न्यू कैसल रोग। सर्वाधिक होती है मुर्गियों में। किसमें होती है, मुर्गियों में ये सर्वाधिक होने वाली बीमारी है। देखिए मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग हो गया यहाँ पे मुर्गी, तो मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग, सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी, सबसे ज्यादा होने वाला रोग। तो मुर्गियों में देखिए सबसे भयंकर कह दो, सबसे ज्यादा होने वाला रोग बोल दो, तो वो क्या है, रानीखेत। यहाँ पे एक बात और लिखनी है कि किस मौसम में होता है, तो ये होता है साथियों वर्षा ऋतु में, ये ज्यादा होता है। किसमें होता है, वर्षा ऋतु में ये ज्यादा होता है। किसमें होता है, वर्षा ऋतु में ये ज्यादा देखने को मिलता है।
वर्षा ऋतु में जो है ये ज्यादा होता है। इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में होता है, वैसे सारे मौसम में होता है लेकिन ये वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। मुर्गियों में होता है, और मुर्गियों में भी आपको एक बात याद रखनी है कि ये चूजों में ज्यादा होता है, चूजों में ज्यादा, चूजों में ये बीमारी ज्यादा होती है और मुर्गी में ये कम होती है। मुर्गी में भी होती है लेकिन मुर्गी में कम। मुर्गी से यहाँ मतलब 1 मिनट, मुर्गी तो चूजा भी मुर्गी ही होता है, उसका बच्चा है, तो मतलब चूजों में ये ज्यादा मतलब बच्चे में ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वयस्क में जो है ये वयस्क वयस्क वैसे ये बीमारी पक्षियों की है, लेकिन पक्षियों में भी सर्वाधिक किस में होती है, तो ये होती है चूजों में। जो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे चूजा बोलते हैं, चूजों में ये ज्यादा होती है, मुर्गियों में भी होती है लेकिन उसकी मात्रा में कम है। तो आपको तो वैसे ही पूछेगा कि रानीखेत किस में होती है, तो मुर्गी में। लेकिन अगर इस प्रश्न को वो टिपिकल बनाने की कोशिश करेगा, ज्यादा थोड़ा सा इसे चेंज करेगा, तो इस प्रकार कर सकता है, तो चूजों में ये ज्यादा होती है, मुर्गी में ये कम होती है। देखिए, इसके अलावा ये किस में होती है, तो मुर्गी के अलावा साथियों ये बीमारी होती है, किस में होती है, ये होती है कौवे में होती है, कोए में होती है, कबूतर में होती है। किस में होती है, क से कोआ, क से कबूतर, तो इसमें ये ज्यादा होती है, और मुर्गी में भी ये होती है। इनमें ये बीमारी जो है होती है, इनमें ये बीमारी होती है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बतख में ये बीमारी नहीं होती, बतख में नहीं होती, बतख में जो है ये रानीखेत जो बीमारी है वो नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक होती है ये मुर्गी में। मुर्गी में भी किस में ज्यादा होती है, तो जो चूजा होता है, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसमें ज्यादा होती है। चूजा यानी कि जो वैसे 12 सप्ताह तक चूजा ही रहता है, ठीक है ना। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, 1 से 4 सप्ताह वाला, 4 से 8 और 8 से 12, जिसे अपन ने पढ़ा था ब्रूडर, हॉवर और ग्रोअर मैनेजमेंट के अंदर। 1 से 4 सप्ताह वाले चूजे को पालते हैं ब्रूडर में, फिर 4 से 8 वाले को हॉवर में, और 8 से 12 वाले को पालते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। तो ये चूजे होते हैं 8 से 12 वाले सप्ताह वाले, उसे चूजा बोलते हैं। तो ये जो चूजे में ज्यादा होती है, फिर मुर्गी में। अब किसमें, और मुर्गी के अलावा किसमें होती है, तो कौवे में और कबूतर में भी ये ज्यादा होती है। क से कबूतर, क से कौवा, इसमें ज्यादा होती है। और ब से बतख, क और ब से बतख, यानी बतख में ये नहीं होती है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसको साफ करना पड़ेगा, जगह वैसे कम है। देखिए, रानीखेत पढ़ रहे थे अपन, तो रानीखेत का दूसरा नाम क्या है, न्यू कैसल रोग। क्या नाम है, न्यू कैसल रोग। अब देखिए, मुर्गियों के ये सबसे भयंकर रोग, इसका रोग कारक और रोग कारक सबके आपको याद रखना है। एक तो ये उपनाम या अन्य नाम, और एक रोग कारक, इसमें से एक प्रश्न बनेगा। देखिए, टाटर फ्यूरेंस वायरस किससे होता है, टाटर फ्यूरेंस वायरस, वायरस तो है ही विषाणु, टाटर फ्यूरेंस, टाटर फ्यूरेंस, टाटर फ्यूरेंस। देखिए, इसको कैसे याद रखना, फ्लू, फ्लू का मतलब फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना होता है, कि फ्लाई, ही इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। सॉरी, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। तो ये जो फ्यू है, इस फ्यू को आप फ्लाई से कनेक्ट करना है, यानी कि उड़ना। अब उड़ते कौन है, तो पक्षी उड़ते हैं। उड़ता कौन है, पक्षी उड़ता है। तो पक्षियों में ये बीमारी होती है, और पक्षी से ही इसका नाम जो है वो टाटर फ्यूरेंस। फ्यू से याद रखना, फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ने वाले में, तो उड़ते कौन है, पक्षी। तो पक्षी में मुर्गी, कौवा, कबूतर, इसमें ये होती है। टर्की में भी होती है, किसमें होती है, टर्की में भी ये बीमारी होती है। किसमें नहीं होती है, बतख में ये नहीं होती। देखिए, तो याद हो जाएगा। फिर देखिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायरस मार जाता है, सॉरी यहां पर लिख देना मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। तो 37 डिग्री जब तापमान होता है, तब इसका जो वायरस है वो अपने आप मर जाता है। लेकिन 20 डिग्री तापमान पर वायरस जो है वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है, कई वर्षों तक जो है वायरस जीवित रह सकता है, जब तापमान 20 डिग्री है, 20 डिग्री के आसपास। 37 है, इसके ऊपर चाहते ही वायरस जो है वो मर जाता है। ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब है इसमें कि ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि न्यू कैसल रोग, यानी कि रानीखेत जो रोग है, उसमें मुर्गियां जो होती है या पक्षी जो होते हैं, उनका कौन सा अंग है जो सर्वाधिक प्रभावित होता है, मतलब सबसे ज्यादा उसके ऊपर जो है इस बीमारी का असर
होता है। तो एक तो है साथियों श्वसन तंत्र और एक है तंत्रिका तंत्र। तो श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस पर इसको ये याद रखना है। श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के ऊपर जो है रानीखेत बीमारी यानी कि न्यूकैसल जो रोग है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ये इंपोर्टेंट इसमें रहेगा। वैसे रानीखेत इंपोर्टेंट है, प्रश्न इससे बन सकता है। देखिए लक्षण, देखिए सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज होती है। जब मुर्गी या जो भी पक्षी हैं जिसे रानीखेत बीमारी हो रखी है वो जब सांस लेता है तो उसमें सीटी जैसी आवाज आती है। क्या होती है? सीटी जैसी आवाज आती है। उसमें क्या होती है? देखिए सीटी जैसी आवाज होती है। ठीक है, तो सीटी जैसी आवाज होती है, ये उसके लक्षण है। इस प्रकार से अगर कोई पक्षी है, मुर्गी है, टर्की है, कबूतर है, कौवा है, बतख इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, उसमें अगर सीटी की तरह आवाज आ रही है उसमें, तो इसका मतलब है कि उसे रानीखेत यानी कि न्यूकैसल जो है डिजीज हो रखी है या हो सकती है। इसमें दम फूलता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, फेफड़ों से रिलेटेड होता है। तो श्वसन तंत्र में होगा तो इसमें दम फूलता है। देखिए बुखार आता है इसमें, और बदबूदार दस्त होती है, कफ होता है और लार निकलती है। क्या है? लार निकलना, लार निकलती है। पक्षी जो होता है उसके मुंह से लार टपकती रहती है। और नाक से पानी आता है, नाक से पानी। ये मान के चलिए कि पशु के देखिए नाक, आंख, नाक, मुंह, कान, सबसे क्या होता है? लार जैसे मतलब पानी निकलता रहता है। तो ये उसके लक्षण है। इसके अलावा देखिए पैर व पंख में लकवा हो जाता है। पैर और पंख में लकवा से मतलब है कि उसके पैर जो होते हैं वो काम नहीं करते और पंख से वो ज्यादा काम नहीं ले पाता। जो छोटा मोटा जो यहाँ से वहां फ्लाइंग उड़ता है वो उड़ नहीं पाता और अकेला बैठता है। और मुर्गियां जो होती है वो क्या करती है? इसमें गर्दन को ऐसे पीछे की ओर लेके बैठती है, और जो दड़बा होता है जहां पे मुर्गिया का रखा जाता है वो दड़बा बोलते हैं, उसमें ये साइड में जाकर अकेले बैठना पसंद करती है। ठीक है, ये वैसे नहीं दे रखा है लेकिन जनरली आपको याद रखना है। तो पैर व पंख में लकवा हो जाता है। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि रानीखेत बीमारी है, उसमें शरीर में कौन से अंग में जो है लकवा हो जाता है? तो पैर और पंख में। सबसे ज्यादा प्रभावित किसे करता है? तो श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को करता है। ये दोनों डिफरेंट है। चुपचाप कोने में एक तरफ खड़े रहना और पीछे मुड़कर जो है मुर्गी देखती है। ये पॉइंट भी आप चाहो तो यहां पर जोड़ सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, सब पॉइंट अपन ने इसमें ले रखे हैं। चले आगे। देखिए ये है इसके उपचार। रानीखेत पढ़ रहे थे तो ये रानीखेत के उपचार है। क्या है ये? रानीखेत, जिसे रानीखेत को दूसरा नाम, दोनों दो ही नाम है तो याद हो जाएगा, न्यूकैसल। न्यूकैसल दोनों ही नाम याद रखना, न्यूकैसल और रानी। या ऐसे याद रख सकते हैं, नई रानी। क्या है? रानी कैसी है? नई है। न्यू यानी नई, रानीखेत। देखिए इसमें जो उपचार है, इसमें 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन, क्या है? टेट्रासाइक्लिन जो होता है उसे प्रति टन आहार में मिलाकर पशुओं को देते हैं, पक्षी को देते हैं, सॉरी पशु नहीं पक्षी में देते हैं। तो 100 ग्राम लिया क्या? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की मतलब नहीं 100 ग्राम, उसे 1 टन जो आहार उसमें मिक्स किया जाता है और फिर जो है इसे आहार को उन पक्षियों को खिलाया जाता है जिन्हें जो है रानीखेत बीमारी हो रखी है। देखिए उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब होता है जो बीमारी किसी पक्षी को या पशु को हो रखी है उसको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो होता है उपचार। और एक होता है रोकथाम। रोकथाम का मतलब ये होता है कि जिन पशुओं को ये बीमारी हो रखी है उनके और ज्यादा ना हो, और जो पशु स्वस्थ है यानी जिन्हें बीमारी नहीं हुई उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखे कि ये बीमारी उन तक ना पहुंचे। तो रोकथाम अलग है और उपचार अलग है। रोकथाम का मतलब होता है बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना, और उपचार का मतलब है कि जो बीमारी हो चुकी है उसे ठीक करना। दोनों में डिफरेंट है। देखिए रोकथाम, प्रथम दिन F1 स्ट्रेन नाक में, ये वैक्सीन है। ये क्या है? एक तरह से वैक्सीन आप मान सकते हैं। ये जो वैक्सीन है F1 स्ट्रेन नाम से होती है, इसे नाक में जो है दी जाती है, ड्रॉप के रूप में देते हैं। तो प्रथम दिन कब देते हैं? प्रथम दिन। मान लीजिए कि आज जो है बीमारी का उससे सिम्टम्स पता चल गया अब, तो पहले दिन अपने को F1 स्ट्रेन नामक जो है ये नाक में ड्रॉप देनी है। उसके बाद 8 सप्ताह बाद जब पहले दिन ये दे दे जब उसके लक्षण पता चले, उसके 8 दिन बाद R2B स्ट्रेन जो है उसका इंजेक्शन लगेगा अंतपेशी में, इसके इंजेक्शन दिया जाएगा, अंतपेशी इंजेक्शन दिया जाएगा। तो पहले दिन कौन सी वैक्सीन देते हैं? F1 स्ट्रेन। कौन सी देते हैं? F1 स्ट्रेन। और उसके 8 सप्ताह बाद देते हैं साथियों
जब 8 सप्ताह की आयु हो जाती है उसकी चूजे की, तब देते हैं R2B स्ट्रेन। कौन से देते हैं? R2B स्ट्रेन। ये प्रथम दिन में देते हैं और ये देते हैं 8 सप्ताह की आयु वाले चूजे में। 8 सप्ताह अगर एज हो रखी है तो ये देंगे, और छोटे जो होते हैं उसको ये देंगे। ठीक है, कौन सा देंगे? F1 स्ट्रेन। इन दोनों को ऐसे याद रखना कि ये प्रथम दिन यानी कि चूजे को दी जाती है। ये किसको देते हैं? चूजों को देते हैं। किनको देते हैं? चूजों को। तो चूजों के लिए तो ये वैक्सीन काम में लेते हैं, और ये जो ज्यादातर है ये वयस्क में काम में लेते हैं। वयस्क मतलब मुर्गी में, मुर्गी या सारे पक्षी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। प्रथम दिन से यहाँ मतलब चूजे में। किसमें है? चूजे में। किसमें देते हैं? चूजे में। देखिए टीका कैसे लगेगा? अंतपेशी के इसमें इंजेक्शन देते हैं। देखिए अब है चेचक। तो ये जो रानीखेत थी, जो न्यू कैसल थी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अपने चेचक के ऊपर। किसके ऊपर? चेचक। इसको साफ कर लें। चेचक, फाउल पॉक्स, ये भी इसका नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? फाउल पॉक्स। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो चेचक को क्या बोलते हैं? फाउल पॉक्स। ये भी नाम याद रखना है। फाउल पॉक्स, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चेचक कहो या फाउल पॉक्स कहो। इसका रोग कारक, रोग कारक मतलब बीमारी को फैलाने वाला जो वायरस है या जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम होता है? देखिए बोरेलियोटा एवियम। क्या नाम है? बोरेलियोटा एवियम। बोरेलियोटा एवियम जो है ये, इससे जो ये चेचक बीमारी होती है वो मुर्गियों में होती है। किसमें होती है? मुर्गियों में। तो मुर्गियों में चेचक फैलाने वाला जो वायरस है उसका नाम है बोरेलियोटा एवियम। बोरेलियोटा एवियम। अब है देखिए बोरेलियोटा, यहाँ पर भी नाम है लेकिन यहाँ पे ये नाम चेंज है, मेलीग्रेडिस। क्या है? मेलीग्रेडिस। ये होता है साथियों टर्की में। किसमें होता है? टर्की। मुर्गी के जैसे होता है पक्षी, टर्की, उसमें। अब बोरेलियोटा कोलुम्बी, बोरेलियोटा कोलुम्बी ये होता है कबूतर में। किसमें होता है? कबूतर में। तो तीनों नाम याद रखने हैं, तीनों अलग है। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें मुर्गी वाला, बोरेलियोटा एवियम। ठीक है, एवियम जो है वो मुर्गी में है, मेलीग्रेडिस टर्की में है, और कोलुम्बी जो है वो कबूतर में है। देखिए क से कबूतर, क से कोलंबी, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क से कोलंबी और क से कबूतर। मतलब क आ रहा है कोलुम्बी तो मतलब समझ जाना कि वो कबूतर में है। और इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं अपन। वैसे इसके अंत में जो है म आ रहा है, मुर्गी के जो है स्टार्टिंग में म आ रहा है। तो एवीएम जहां पे खत्म होगा वहां से मुर्गी शुरू होगी। एवीएम खत्म हो रहा है म पे, और उसका जो किस में होता है तो वो मुर्गी में होता है। ये तो इजी है, कोलंबी और कबूतर। आपको तो ये दो नाम जो है वो याद रखने हैं। एवीएम आएगा तो मुर्गी में, मेलीग्रेडिस आएगा तो टर्की में। और इंपॉर्टेंट है ये वाला, मुर्गी वाला जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वायरस, रोग कारक। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए 8 से 12 सप्ताह की उम्र में यह रोग होता है। 8 से 12 सप्ताह, वैसे ये होता सब में ही है लेकिन सर्वाधिक जो है 8 से 12 सप्ताह की उम्र में ये रोग होता है। होता सब में, लेकिन 8 से 12 सप्ताह की उम्र में ये रोग जो है वो ज्यादा होता है। जीवन में सिर्फ एक बार ही ये रोग होता है। इंसानों में भी होता है चेचक, फाउल पॉक्स, दाने होते हैं, छक्का होता है। तो ये जीवन में एक बार जो है ये ज्यादा होता है। पहले लोगों को ज्यादा होता था, अब तो बचपन में ही इसके इंजेक्शन और टीके लग जाते हैं इंसानों में। और पक्षियों में जो होती है ये 8 से 12 सप्ताह की उम्र में ज्यादा होती है। और ये मुर्गियों, टर्की और कबूतर, देखिए अभी तक अपने दोनों डिजीज पड़ी। कौन सी? रानीखेत यानी कि न्यू कैसल, और चेचक यानी कि फाउल पॉक्स। दोनों ही पक्षियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है। पक्षियों में भी सबसे ज्यादा अपन यहाँ पे रख सकते हैं मुर्गी से संबंधित है। किससे संबंधित थी? मुर्गी से संबंधित थी। तो विषाणु जनित जो बीमारियां थी कल पड़ी थी वो पशुओं से संबंधित थी। आज अपन ने दो अभी तक जो दूसरी चल रही है दोनों ही किससे संबंधित है? मुर्गी से। तो न्यू कैसल और चेचक ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही पक्षी यानी कि मुर्गी से संबंधित ये रहेगी, और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगी।
ठीक है। चेचक जो रोग है, क्या है, चेचक, ये जो बीमारी है ये सर्वाधिक किस मौसम में फैलती है? ये गर्मी के मौसम में ज्यादा फैलती है। किस में फैलती है? गर्मी के मौसम में ये ज्यादा फैलती है। गर्मी के मौसम में ये बीमारी ज्यादा होती है। इससे पहले अपन ने रानीखेत पढ़ा, वो बारिश में फैली थी, मतलब वर्षा ऋतु में। चेचक फैलती है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में। जीवन में सिर्फ एक बार ही ये जो बीमारी है वो होती है। चले आगे। अब देखिए, पहले इसके चेचक के प्रकार पढ़ लेते हैं। क्या है चेचक के प्रकार? तो इसे साथियों 3 प्रकार में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? इसके 3 प्रकार है। कौन से प्रकार है? 3 प्रकार। पहली है सूखी चेचक। कौन सी है? सूखी, इसे बोलते हैं त्वचीय चेचक। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ये त्वचीय जो चेचक है ये साथियों कहां पर होती है? ये किसको प्रभावित करती है? ये चेहरे को प्रभावित करती है। किस पे? चेहरे को, कलंगी को प्रभावित करती है। गल कर्म यानी कि गले को ये ज्यादा प्रभावित करती है। गर्दन को ये प्रभावित करती है, को प्रभावित करती है। देखिए थोड़ा सा अपना लंबा हो गया ऐसे, देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन याद हो जाएगा। देखिए सूखी चेचक है, इसे ही त्वचीय चेचक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखना है अपने, ठीक है। त्वचीय चेचक कभी कभी पूछ लेता है। ये चेहरे में कलंगी और गलकर्म यानी कि गर्दन को प्रभावित करती है। देखिए कलंगी जो सर के ऊपर होती है उसको, ठीक है, गलकर्म गले के आसपास, और चेहरा जो होता है उसके, इसमें जो है इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। किसमें? सूखी चेचक में। सूखी में क्या होता है? छोटे छोटे चकते होंगे वो सूखे होते हैं, उसमें से जो द्रव निकलता है वो नहीं निकलता, बिल्कुल सूखी अवस्था में होती है, उसे बोलते हैं सूखी चेचक या त्वचीय चेचक। फिर है आर्द्र चेचक। कौन सी है? आर्द्र चेचक। वो सूखी और उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्र। ये उसके बिल्कुल विपरीत है। तो उसको ऊपर वाले को साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी लिखना पड़ेगा, जगह है नहीं अपने पास वैसे, ठीक है, तो इसको ही साफ करना पड़ेगा। या इसके सामने लिख दे कि ऊपर साफ करे। देखिए इसका भी नाम है वैसे, डिप्थीरिया। क्या नाम है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया चेचक। क्या नाम है? डिप्थीरिया चेचक। तो देखिए आर्द्र चेचक, सूखी चेचक का ही नाम है त्वचीय चेचक, ये इसको प्रभावित करती है। और आर्द्र चेचक का नाम है डिप्थीरिया। अब ये किसको प्रभावित करती है? सामने लिख दे। ये प्रभावित करती है साथियों मुंह व गले की म्यूकस ग्रंथि को। म्यूकस ग्रंथि को, ग्रंथि को। डिप्थीरिया यानी कि आर्द्र चेचक जो होती है वो मुंह और गले की जो म्यूकस ग्रंथि होती है उसको प्रभावित करती है। म्यूकस जहां से अपना थूक बनता है। तो देखिए आर्द्र शब्द है मतलब गीला, आर्द्र का मतलब गीला होता है। और शरीर का कौन सा अंग है जो गीला रहता है? देखिए मुंह है, वो गीला रहता है, ठीक है, और गला भी गीला रहता है। तो इजी में आपको याद हो जाएगा कि शरीर के कौन से अंग है जो गीले रहते हैं। तो इंसानों में, पशु पक्षी में सेम होता है। तो मुंह और गला, तो गले में जो म्यूकस ग्रंथि होती है जहां थूक बनता है, इसका मतलब थूक बनेगा तो वो गीला हो जाएगा। तो उसी से नाम पड़ा है इसका आर्द्र चेचक। और इसको एक नाम ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। सूखी है तो ये चेहरे, कलंगी और गलकम जो बाहर होते हैं सूखे होते हैं, तो सूखे वाले अंग को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम सूखी चेचक। कोराइजा, इसका कुछ नाम नहीं दे रखा है, इसका नाम कोराइजा ही दे रखा है, ठीक है। जैसे इन दोनों का नाम दे रखा है वैसे कोराइजा का कोई भी नाम नहीं दे रखा है। ये प्रभावित करता है साथियों नासिका को। किसको प्रभावित करता है? नासिका को ये प्रभावित करता है। नासिका को प्रभावित, नासिका को जो है ये प्रभावित करता है। तो तीनों में अंग याद रखना, चेहरा, कलंगी, गलकर्म, फिर मुंह और गले की म्यूकस ग्रंथि को, और ये नासिका को प्रभावित करती है कोलाइजा ग्रंथि। सूखी चेचक को ही बोलते हैं त्वचीय यानी त्वचा से संबंधित है। और आर्द्र चेचक है उसे बोलते हैं डिप्थीरिया चेचक। यहां तक एक बार साफ नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं साथियों आगे। कोराइजा में नाक में संक्रमण होता है, वैसे लेके रखा देखिए नासिका और नाक में।
कोराइजा में नाक में संक्रमण होता है। तो नाक और नासिका आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। इसमें मुंह और गले में, ये भी नासिका नाक से संबंधित है। देखिए नाक वैसे होता है, ये भी आद्र में आना चाहिए, नाक तो आद्र, लेकिन इसको आपको अलग करना है। अगर प्रश्न इसमें से टिपिकल बनाएगा तो इस से बनेगा, दोनों में से, ठीक है। आद्र सूचक जो है वो प्रभावित करता है मुंह को, गले को, मुंह व गले को या नाक को। तो अपने को नाक को याद रखना, उसको अपने को कोराइजा में शामिल करना है। किसमें शामिल करना है? कोराइजा में। चले आगे। देखिए इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लक्षण, अब है इसके लक्षण। किसके लक्षण है ये? चेचक के। चेचक पढ़ रहे थे, उसके ही लक्षण है। फाउल पॉक्स, इसमें ज्यादा नाम भी नहीं है तो याद हो जाएगा। चेचक, फाउल पॉक्स और रानीखेत और न्यू कैसल। रानी नई है तो नई से न्यू और रानीखेत। पूरे शरीर पर फपोले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फपोले होते हैं चेचक में, दाग होते हैं छोटे छोटे। लंपी डिजीज आपने देखी ना पशुओं में, उसमें भी क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी घाटे हो रही थी शरीर के ऊपर, हो रही थी पशुओं के, आपने देखा होगा, लेटेस्ट है इसलिए याद होगा। बस वही सेम है, इसमें छोटी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। दाने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, चकते होते हैं ऐसे, पॉइंट पॉइंट दाने। तो शरीर पर क्या हो जाते हैं? फफोले होते हैं। इसमें तेज फीवर होता है, बुखार आता है, श्वास की नली में सूजन होती है। क्या होती है? सांस नली में सूजन। सिर में भी इसमें सूजन होती है। तो इन दोनों में सूजन होती है, ये दोनों याद रखना। श्वास नली में और सिर में क्या होती है? स्वेलिंग यानी कि सूजन। 3 से 4 सप्ताह में त्वचा व कुरुंट गिरने लगता है। 3 से 4 सप्ताह बाद यह बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो जो दाने जो छकते हैं उसके बन रखे हैं वो त्वचा, और जो खुरुंट होते हैं सूखने के बाद जो त्वचा होती है उसे खुरुंट बोलते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही जो है वो गिरने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? गिरने लगते हैं। इसमें ज्यादा विशेष कोई है नहीं। चले आगे। देखिए चेचक का उपचार क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्या उपचार किया जाता है। तो घाव पर सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक अम्ल लगाना चाहिए। जहां पे इसके छोटे छोटे जो दाने हो रखते हैं वो घाव होते हैं, उसमें से पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल जो है वो लगाना चाहिए। आप चाहो तो सिल्वर नाइट्रेट लगा सकते हैं और आप चाहो तो पिक्रिक अम्ल, दोनों में से आप किसी का भी जो लेप वहां पर घाव पे लगा सकते हैं। इसके अलावा शरीर पर कार्बोलिक अम्ल वैक्सीन जो है उसका 10% लगाना चाहिए। शरीर पर कार्बोलिक अम्ल वैक्सीन है, उसका 10% की मात्रा में जो है वैक्सीन लगती है। त्वचा उतारने में भी राहत मिलती है। त्वचा उतारने में भी राहत, त्वचा उतारने से मतलब इसकी चमड़ी नहीं खींचनी है, त्वचा से यहाँ मतलब जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें क्या होता है? पपड़ी जमती है। सूखने के बाद वो पपड़ी होती है, तो जब इस पपड़ी को साफ किया जाता है तो उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी जो पपड़ी होती है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है और घाव बन जाता है, लेकिन उसे अगर जोर से खींचा तो उस पशु को जो है बीमारी संक्रमण फैलने का और ज्यादा डर रह सकता है। तो त्वचा उतारने में उसे राहत मिलती है, लेकिन अगर घाव गहरा है तो चमड़ी को जो है वो नहीं उतारेंगे, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन घाव गहरा होने पर त्वचा नहीं उतारते। अगर घाव गहरा है तो त्वचा नहीं उतारने, वरना त्वचा उतारने में उसे राहत महसूस होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए फीजियन पॉक्स वैक्सीन, ये क्या है? फीजियन पॉक्स वैक्सीन, और यहाँ पर है फाउल पॉक्स वैक्सीन। अब इसमें ध्यान ये रखना, इसमें ये लगाते हैं तो उसमें 3 माह के लिए सुरक्षा यानी कि प्रतिरक्षा आ जाती है, और ये लगा दिया तो आजीवन सुरक्षा, मतलब एक बार ही बीमारी होती है और पहले ही से इसे लगा दिया तो मतलब उस मुर्गी में, उस पक्षी में ये बीमारी जिंदगी भर नहीं होगी। टीकाकरण गर्मी के प्रारंभ में 6 से 9 सप्ताह की आयु में करते हैं। टीकाकरण गर्मी में करते हैं, और जब चूजा जो है, जो पक्षी है, उसकी उम्र 6 से लेकर 9 सप्ताह की आयु में है तो ये पीरियड सबसे बेस्ट रहता है जब इसका टीका लगाते हैं। तो आप बोलोगे कि सर इससे आजीवन सुरक्षा होती तो फिर ये क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका एक पॉइंट है, देखिए क्या है। ये लगता है चूजों में। किसमें लगता है? चूजे। अब मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे चूजा बोलते हैं, और ये लगता है वयस्क मुर्गी या मुर्गे में, वयस्क में। ये लगता है वयस्क पक्षी में। मैं पक्षी लिख देता हूं जिसमें सारे आ जाएंगे। तो जब मान लो छोटा है उसमें चेचक हो गया तो फिर अपन ये नहीं लगा देते, ये थोड़ा हैवी डोज होता है, इसलिए इसको लगाने के लिए कम से कम उसकी तो है
वो व्यस्त होना जरूरी है। तो पहले ये लगता है चूजों में, इसीलिए ये लगा दिया, तो फिर जब बड़ा होगा तो ये तो लगाना ही पड़ेगा, तब उसमें आजीवन जो है वो प्रतिरक्षा आ जाएगी। और वैसे जीवन में एक बार ही होता है, तो एक बार होने के बाद दूसरी बार इसका होने की संभावना भी वो कम रहती है। हो सकता है लेकिन 99% ये बीमारी दूसरी बार नहीं होती है। और जिसे बचपन में नहीं हुआ चूजे को, तो थोड़ा सा बड़ा होने पर ये वैक्सीन लगा दो तो इसके भविष्य में उसे होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन बचपन में ये नहीं लगाता क्योंकि ये हैवी डोज होता है, इसलिए ये दी जाती है। अपने भी यही था, कोविड आया था, अपने लगी थी वैक्सीन अलग थी, फिर बच्चों के जब लगी थी उनकी वैक्सीन थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये रीजन था इसमें। ठीक, तो टीकाकरण गर्मी में प्रारंभ करते हैं और 6 से 9 सप्ताह की आयु होने पर बछड़ों में ये चूजों में ये करते हैं। देखिए अब ये जो कार्बोलिक अम्ल है इसकी वैक्सीन है 10% लगाते हैं, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है, कार्बोलिक अम्ल की जो वैक्सीन है वो 10% की मात्रा में लगाते हैं, लेकिन अगर ये चेचक जो हुआ है और ज्यादातर मात्रा में इसके जो चकते हैं, जो दाने हैं, वो कहां पर हो रखे हैं, उसके चेहरे के ऊपर और मुंह के ऊपर हो रखे हैं। ठीक है, वैसे एक ही है तो चेहरे के ऊपर हो रखे हैं, तो अपने को वहां पर ये कार्बोलिक अम्ल का वैक्सीन नहीं लगाना है, उसकी जगह पर अपने को ग्लिसरीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इस ग्लिसरीन से उसके जो है वो मुंह के ऊपर जो लगाकर उसे साफ करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ग्लिसरीन। चेहरा, मुंह, और एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, आंख पे। क्या है? आंख। तो चेहरा और मुंह तो एक ही हो गया। चेहरे, मुंह और आंख के अगर चेचक का प्रकोप ज्यादा हो रखा है तो वहां पे ये जो है ये नहीं लगेगा। ठीक है, और इसकी जगह पे अपने को ग्लिसरीन का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी जो है वो सब ऐसा ही चलेगा। ये ध्यान रखना, ये चूजों में लगेगी, फिजियन पॉक्स वैक्सीन और फाउल पॉक्स वैक्सीन। पी से याद रखना पहले। तो पहले कौन आता है? मुर्गी बड़ी डायरेक्ट होती है या पहले चूजा होगा फिर बड़ी होगी? तो पहले वो चूजा होगा और फिर वो बड़ी होगी। तो पी से पहले मतलब पहले कौन आता है? चूजा आता है, तो चूजे में ये लगेगी। और फिर एफ से फिर बाद में कौन आता है? फिर बाद में आती है मुर्गी यानी कि वयस्क, तो उसमें बाद में। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। चले आगे। देखिए अब है अपनी इंपोर्टेंट डिजीज, वर्तमान अभी साल भर पहले की ही बात है, जो है बहुत ही ज्यादा पशु जो है वो अकाल मौत का ग्रास बने थे इस बीमारी की वजह से। लंपी का ही अन्य नाम है LSD, कॉमा करके लिख देना, गांठदार रोग। LSD का मतलब क्या होता है? लंपी। LSD का लंपी स्किन डिजीज। तो देखिए लंपी स्किन डिजीज जिसे बोलते हैं LSD। क्या बोलते हैं? LSD। और वहां पे कौन सी थी? FMD, खुरपका मुंहपका डिजीज। उसी तरह से LSD, लंपी स्किन डिजीज, जिसे शॉर्ट में लंपी बोलते हैं, और इसे गांठदार रोग भी बोलते हैं। गांठदार रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पशु होता है उसके शरीर पे ऊपर गांठें बन जाती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गांठें बनती है, और ये जो गांठें बनती है वो शरीर के बाहर भी बनती है और शरीर के अंदर भी बनती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लंपी जो बीमारी है ये सर्वाधिक होती है साथियों पशु यानी गाय भैंस में होती है, लेकिन भैंस की तुलना में गायों में ये रोग ज्यादा देखा गया है। ठीक है, भैंस की तुलना में ये गायों में ज्यादा होता। देखिए इसका जो रोग कारक है वो है निथलिंग वायरस। कौन सा है? निथलिंग वायरस के कारण होती है। इसके अलावा ये मच्छर व मक्खी के द्वारा भी ये फैलता है। ठीक है,
मच्छर व मक्खी के द्वारा भी ये फैलता है। इसके अलावा ये फैलता है जो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, क्या होता है, कीट जो पशु के शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, तो उनसे भी ये फैलता है एटसेट्रा। तो मच्छर, मक्खी और कीट के द्वारा भी ये फैलता है। लेकिन रोग कारक पूछे तो आपको ये याद रखना, इसलिए इसको मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है। रोग कारक पूछे तो निथलिंग वायरस, कौन सा है, निथलिंग वायरस। निथलिंग वायरस के कारण लंपी डिजीज फैलती है। लेकिन इसके जो रोग कारक हैं वो मच्छर के द्वारा, मक्खी के द्वारा, कीट के द्वारा भी फैलता है। देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे कीट है पशु के शरीर के ऊपर चिपके रहते हैं। मच्छर है, मक्खी है, वो क्या करते हैं, यहाँ आके बैठ गए पशु के ऊपर, फिर दूसरे पशु के ऊपर बैठते हैं, तो इससे जो है संक्रमण जो है वो वायरस इधर से उधर फैलता है। ये भी ध्यान रखने हैं। इसकी ये जो रोग कारक है, इसकी जो फैमिली है वो है पॉक्स वीरिडे। क्या है, पॉक्स वीरिडे। तो इसका कुल या फैमिली पूछ सकते हैं, फैमिली है पॉक्स वीरिडे। देखिए सर्वप्रथम 1929 में जाम्बिया में ये फैला। तो सर्वप्रथम जो लंपी डिजीज है उसका जो पशु जो है इस रोग से संक्रमित कहां पर मिला था, तो सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में जो है ये फैला, और वहां पे सबसे पहला जो है इसका पशु जो है संक्रमित पशु मिला था। उसके बाद साथियों क्या हुआ, जाम्बिया में ये फैला 1929। उसके बाद ये रूस होते यूरोप आया, रूस में फिर यूरोप से, और यूरोप से होते हुए साथियों ये फिर एशिया महाद्वीप में आया। और एशिया महाद्वीप में सबसे पहले जिस देश में ये फैला वो बांग्लादेश थे। कौन सा था, बांग्लादेश। तो एशिया महाद्वीप में ये सर्वप्रथम फैला साथियों बांग्लादेश में। कब फैला, तो 2019 में, अभी 4-5 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। 2019 में ये बांग्लादेश में फैला। और भारत में जो इसका पहली बार पशु जो है वो मिला इस रोग से पीड़ित, वो भी 2019 में मिला था उड़ीसा में। कहां पर मिला, उड़ीसा में, मयूरभंज में। कहां पर मिला, मयूरभंज। तो मयूरभंज उड़ीसा में जो है भारत में पहला लंपी से पीड़ित, लंपी रोग से ग्रसित जो पशु है वो भारत में सबसे प्रथम बार कब मिला, 2019 में। कहां पे मिला, तो मयूरभंज उड़ीसा में। एशिया में कहां पर मिला, तो बांग्लादेश में। दोनों में ही 2019 में। प्रथम कहां पर मिला, तो जाम्बिया में 1929 में। देखिए यह मुख्य रूप से गाय भैंस में फैलता है। मुख्य रूप से ये गाय और भैंस में फैलता है, मुख्य रूप से गाय और भैंस में फैलता है। लेकिन यहां पे लिख दीजिए, लेकिन गाय में भैंस की तुलना में ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो गाय में जो है ये भैंस की तुलना में ज्यादा फैलता है। कौन सा, लंपी। वैसे दोनों में होता है, गाय भैंस में, लेकिन होता है ये गाय में भैंस की तुलना में ज्यादा। अब इसके कुछ लक्षण है, देखिए लक्षण कौन कौन से हैं। पशु के शरीर पर गांठें बनती है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यही है। पशु के शरीर पर क्या बनती है, गांठें बनती है, जो शरीर के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। लार गिरती है, पशु के क्या है, लार गिरती है। दूध उत्पादन कम होता है, पशु का दूध उत्पादन घटता है। और मृत्यु दर इसमें कम होती है, वैसे लगभग 10% से भी कम है, 10% से भी कम इसमें मृत्यु दर रिकॉर्ड की गई है। वैसे मरे तो काफी मात्रा में पशु थे, लेकिन इसकी मृत्यु दर बोलते हैं कि 10% से भी कम है। देखिए इसका उपचार स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से दूर रखे, मतलब क्वारंटाइन, जो कोविड में करते थे इंसानों को। तो पशु पास में ही नहीं रहेगा तो एक की जो बीमारी वो दूसरे में नहीं फैलेगी। तो इससे क्या है, कहीं हद तक अपन उसको जो है बीमारी से बचा सकते हैं। तो स्वस्थ पशु है उसको बीमार पशुओं से अलग रखना है, ठीक है। इसमें जो वैक्सीन लगती है वो लगती है, देखिए लंपी प्रोवैक एंड वैक्सीन। कौन सी है, लंपी प्रोवैक एंड वैक्सीन। लंपी प्रोवैक एंड वैक्सीन जो है वो लगती है लंपी में। इसमें कौन सी दवा दी जाती है, तो इसमें दवा देते हैं साथियों वेरियोलिनम। कौन सी देते हैं, वेरियोलिनम दवा जो है वो लंपी में दी जाती है। और ये होम्योपैथिक दवाई है, कैसी है, होम्योपैथिक वेरियोलिनम। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो लंपी में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके अलावा क्या होता है साथियों कि लंपी में जो उपचार करते हैं उस उपचार में ही समझ लीजिए, आपकी उपचार में ही क्या करते हैं अपन, उपचार में ही जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना उसे ये बीमारी कम होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन इसे आंवले का चूर्ण खिला सकते हैं। क्या खिला सकते हैं, आंवले का चूर्ण खिला सकते हैं। आंवले का जो चूर्ण होता है वो खिला सकते हैं। इसके अलावा अपन इसे नीम गिलोय खिला सकते हैं। क्या खिला सकते हैं, नीम गिलोय
खिला सकते हैं। आंवले का चूर्ण और नीम गिलोय खिलाने से उसकी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और जिससे ये बीमारी होने की संभावना उसे थोड़ी सी कम रहेगी। कुछ देसी उपचार भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि काढ़ा बनाकर पिला सकते हैं, ठीक है, हल्दी और वो मिलाकर, इसमें तुलसी के पत्ते मिलाकर जो है पशु को पिलाने से भी इसमें राहत मिलती है। इसके अलावा क्या करते हैं साथियों कि फिटकरी जो होती है, फिटकरी को पीस कर पानी में मिलाकर जो है उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। तो फिटकरी का छिड़काव भी करते हैं, फिटकरी के पानी का छिड़काव करते हैं, फिटकरी के पानी का छिड़काव भी इसमें करते हैं। फिटकरी के पानी का जो है वो छिड़काव पशु के शरीर के ऊपर किया जाता है। इसके अलावा और लिख सकते हैं कि नीम के पानी का भी छिड़काव करते हैं। नीम के पानी का छिड़काव, नीम जो होता है उसे उबाल कर उसका जो पानी होता है उससे भी छिड़काव किया जाता है, जिससे पशु में ये बीमारी कम होती है। और नहीं हो रखे तो भी कर सकते हैं ताकि उससे में नहीं होगी। इसके अलावा क्या होता है, देखिए ये फैलता वैसे निथलिंग वायरस है, लेकिन मच्छर और मक्खी का भी इसमें रोल रहता है, तो इनको भी अपने को भगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, तो कपूर जो होता है, कपूर की गोलियों को जलाया जाता है, जिससे मच्छर और मक्खी जो है वो पशु के पास में नहीं आएगी, तो जिससे ऑटोमेटिक बीमारी जो है वो कम रही। तो कपूर की गोली को जलाना चाहिए, धुआं करना चाहिए। और धुआं करने के लिए नीम की पत्तियों से धुआं कर सकते हैं, कपूर जलाकर जो है अपन धुआं कर सकते हैं, जिससे जो है वो मच्छर और मक्खी जो है वो पशु के पास नहीं आएंगे, जिससे उसको बीमारी जो है वो कम फैलेगी या नहीं फैलेगी। तो ये कुछ उपचार है जो अपन कर सकते हैं एफएमडी में, सॉरी एलएसडी में। किसमें? एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज। तो किससे संबंधित है? ये स्किन से ज्यादा संबंधित है, इसमें घाटे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। निथलिंग वायरस जो है वो आप इसमें याद रख सकते हैं, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। उतारिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चले आगे। इसमें यही था आज अपने। देखिए विषाणु जनित जो बीमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी बहुत सारी डिजीज बाकी है, प्रोटोजोआ जनित बाकी है, चिचड़ी जवर बाकी है, खूनी पेचीज है, बहुत सारी है डिजीज, ठीक है। सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तैयारी करते रहे, खूब पढ़ो खूब बढ़ो।